हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एमजीएम कैरियर इंस्टीट्यूट। तो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कॉलिजन थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं कॉलिजन थ्योरी की। कॉलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले तो कॉलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन किसने दिया था? ये दो साइंटिस्ट थे, मैक्स ट्रॉट और विलियम लेविस ने दिया था। ये थ्योरी किस काम आती है? ये थ्योरी हमें बताती है कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें जो रिएक्टेंट हैं वो कॉलिजन करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है? फॉर अकरिंग द रिएक्शन देयर मस्ट बी अ कॉलिजन इन बिटवीन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है वो कॉलिजन करेंगे और फिर आगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। ठीक, सबसे पहले फ्रिक्वेंसी के बारे में। फ्रिक्वेंसी क्या है कि एक यूनिट वॉल्यूम में एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ कॉलिजन हो रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? कॉलिजन्स की फ्रिक्वेंसी। सो टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन पर सेकंड इन यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड कॉलिजन फ्रिक्वेंसी, जिसको Z से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट आता है इफेक्टिव कॉलिजन। इफेक्टिव कॉलिजन क्या होता है? इफेक्टिव कॉलिजन क्या होता है कि जैसे बहुत सारे अमाउंट में कॉलिजन होता रहता है, मॉलिक्यूल्स है, मोल में लेते हैं अपन, तो बहुत सारे अमाउंट में जब कॉलिजन होता रहता है तो उसमें से कुछ एक कॉलिजन ही ऐसे होते हैं जिसकी वजह से जो रिएक्टेंट रहते हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं अपन? इफेक्टिव कॉलिजन। सो ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ दीज कॉलिजन्स आर कैपेबल टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, दीज आर नोन एज इफेक्टिव कॉलिजन। समझ में आ गया? जैसे सपोज 10 कॉलिजन है, 10 में से 3 ही ऐसे हैं जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं रिएक्टेंट को, तो इन 3 को क्या बोलेंगे अपन? इफेक्टिव कॉलिजन। ठीक, नेक्स्ट आता है इफेक्टिव कॉलिजन के लिए कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। कॉलिजन थ्योरी में जो मैंने अपनी शुरुआत में बताया कि कॉलिजन के कारण जो रिएक्टेंट होते हैं वो कॉलिजन करते हैं और फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, तो उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? पहला, उनके पास मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए कॉलिजन करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए कॉलिजन करने के लिए, उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। इसके अलावा जो कॉलाइड मॉलिक्यूल होते हैं, जो कॉलाइड करते हैं, ठीक है, कॉलाइड मॉलिक्यूल, उनके लिए प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। ठीक है, मतलब उनकी जो डायरेक्शन है वो प्रॉपर होनी चाहिए, तभी कॉलिजन अच्छे से हो पाएगा। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ कॉलिजन भी होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट आता है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? यह किसी भी रिएक्शन की या फिर रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट है उनकी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो रिएक्शन को करवाने के लिए चाहिए होती है, या फिर मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स फॉर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। बात एक ही है कि रिएक्टेंट की वो मिनिमम एनर्जी जो उनको रिएक्शन करवाने के लिए, मतलब रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होती है, उसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, इसके बेसिस पे एनर्जी और रिएक्शन की प्रोग्रेस में यहाँ पे कुछ ग्राफ दे रखे हैं। जो पहला वाला ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस का है, जहाँ पे डेल्टा एच लेस देन 0 होता है, और जो सेकंड वाला ग्राफ है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस का है, जहाँ डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, आप देखो इस ग्राफ में आपको एक ऐसा पीक दिखाई दे रहा होगा, इस पीक को बोलते हैं हम पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, एक तरीके से इसको स्पीड ब्रेकर के जैसा आप मान सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बैरियर। ठीक, यहाँ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स हैं, तो आपको दिखाई दे रहा होगा रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। तो डेल्टा एच लेस देन कैसे आएगा? डेल्टा एच होता है ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड। डेल्टा एच इक्वल्स टू ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड होता है। अगर फॉरवर्ड की एनर्जी कम है तो ऑब्वियसली डेल्टा एच क्या आएगा? लेस देन 0। इसलिए ये ग्राफ क्या होता है अपना? किसका होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस का होता है। ठीक, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे दिखाया हुआ है, वो डेल्टा एच को बताता है। डेल्टा एच इक्वल्स टू ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि रिएक्शन को करवाने के लिए चाहिए होती है, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी, THE से मैंने लिखा हुआ है। अब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब पोटेंशियल बैरियर, मतलब इसको पार करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल्स की होगी उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी, और रिएक्शन की होगी तो उसको फिर एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिएक्टेंट की ज़्यादा है, प्रोडक्ट की कम है। ये प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है, इसलिए ये एंडोथर्मिक प्रोसेस यहाँ डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 रहेगा। इनके डिफरेंस को यहाँ बताया हुआ है डेल्टा एच से। ये फॉरवर्ड एनर्जी है और ये बैकवर्ड एनर्जी है, और इसमें भी पोटेंशियल बैरियर यहाँ पे इस तरीके से होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ई एफ क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ई ए बी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और डेल्टा एच को हम लिख सकते हैं ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड, या फिर एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट, और एच भी एनर्जी को ही यहाँ पे बताता है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी किन किन बातों पर डिपेंड करती है? तो जो एक्टिवेशन एनर्जी है मेनली डिपेंड्स ऑन फर्स्ट नेचर ऑफ रिएक्टेंट।
रिएक्टेंट कैसा है, डिफरेंट रिएक्टेंट की जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। इसके अलावा कैटलिस्ट की प्रेजेंस, कैटलिस्ट जो होते हैं हमारे पास दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेंगे तो रिएक्शन की रेट बढ़ जाएगी, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो अगर थोड़ी सी एनर्जी जो अमाउंट है वो भी थोड़ा ही हो गया और कम हो गया, तो मिनिमम अमाउंट तो क्या हो गया और कम, मतलब थोड़ी सी एनर्जी देने पर रिएक्शन चलने लगेगी, इसका मतलब रिएक्शन की रेट क्या होगी, बढ़ जाएगी। और नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देते हैं, जिससे रिएक्शन की रेट को क्या कर देते हैं, कम। इसको अगर मैं ग्राफ से समझूँ, एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन में ग्राफ बनाऊँ, तो देखो ये जो बीच वाला ग्राफ है ये किसी रिएक्शन का ग्राफ है। अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट डालेंगे तो वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देंगे, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देंगे तो ये जो ग्राफ है, पोटेंशियल बैरियर है, वो नीचे चला जाएगा। तो मतलब स्पीड ब्रेकर अगर छोटा हो गया तो गाड़ी तेज़ी से चलेगी, मतलब रिएक्शन की रेट बढ़ जाएगी। और नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं, वो ईए को बढ़ा देते हैं। तो देखो ग्राफ को उसने ऊपर कर दिया है तो जो पोटेंशियल बैरियर है बढ़ जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगी, तो रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी, कम। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव कैटलिस्ट इस तरीके से रेट को घटाते और बढ़ाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट था ओरिएंटेशन मतलब दिशा। इसको समझने के लिए एक डायग्राम से समझते हैं। देखो फर्स्ट पोजीशन में यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स 1, जो इस डायरेक्शन में आ रहा है, और जो सेकंड वाला है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। इन दोनों के बीच में कॉलिजन होगी तो यहाँ पे इस तरीके का एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं अपन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसमें होता क्या है, इसमें बॉन्ड बनते हुए और टूटते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ वाले जो बॉन्ड हैं ये तो टूटेंगे और इन दोनों के बीच में यहाँ बॉन्ड बनेंगे, तो इनको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब क्या होगा, जब ये बॉन्ड टूट जाएगा ये वाला, तो 1 और 2 के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो ये कुछ प्रोडक्ट बनेगा इस तरीके का, और ये इस तरीके का कुछ प्रोडक्ट बनेगा। इस रिएक्शन को अगर मैं मॉलिक्यूल की टर्म्स में लिखूँ तो ये H2+I2 जो है 2HI, वो इस तरीके से यहाँ पे बनता है, ठीक। ये प्रॉपर ओरिएंटेशन है तो रिएक्शन पॉसिबल है। नेक्स्ट है इन प्रॉपर ओरिएंटेशन सही नहीं हो, जैसे कि ये मॉलिक्यूल आ रहा है मेरे पास इस डायरेक्शन में और ये मॉलिक्यूल आ रहा है इस डायरेक्शन में। अब ये कोलाइड करेंगे तो ऐसा कुछ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। यहाँ ये बॉन्ड टूट जाएगा तो भी क्या बनेगा, कोई रिएक्शन नहीं, तो यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो नो प्रोडक्ट, और इसको हम बोल देंगे नो रिएक्शन। मतलब जब ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं होती तो जो रिएक्शन है वो पॉसिबल नहीं होती और प्रोडक्ट भी नहीं बनते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है इस थ्योरी के लिमिटेशंस क्या हैं। लिमिटेशंस हैं ये कि केवल गैसियस रिएक्शन के लिए ये लगाई जाती है, और उन सॉल्यूशंस के लिए जिसमें मॉलिक्यूल जो होते हैं रिएक्टिंग होते हैं, सॉलिड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसियस रिएक्शन एंड ऑल्सो फॉर सॉल्यूशन इन विच मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल जिसके अंदर आ गए, उन रिएक्शंस में ये फेल हो जाती है, तो फेल्स फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। नेक्स्ट कंसिडर मॉलिक्यूल हार्ड स्फेयर। जो मॉलिक्यूल है उसको हार्ड स्फेयर माना हुआ है, जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिखाया हुआ है, और उसके स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट, मतलब वो उसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का है उसको नेग्लेक्ट किया हुआ है। तो ये यहाँ पे क्या है, इसकी एक लिमिटेशन है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। पहला है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट में फिजिकल स्टेट, ये ऑर्डर दे रखा है, सॉलिड का सबसे कम, देन लिक्विड का, देन गैस का। गैस की जो ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगी, सबसे ज़्यादा, देन लिक्विड की, देन सॉलिड की। नेक्स्ट आता है फिजिकल साइज़ जो है रेट के डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो ज़्यादा बड़े मॉलिक्यूल होंगे उनकी रेट क्या होगी, कम, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया की। तो ये सारे पॉइंट्स तो अपने को याद करने के ही है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है केमिकल नेचर से मतलब है कि डिफरेंट जो स्पीसीज़ होती है उनके अंदर डिफरेंट तरीके के बॉन्ड होते हैं। डिफरेंट तरीके के बॉन्ड को तोड़ने के लिए डिफरेंट एनर्जी चाहिए, बॉन्ड एनर्जी। इसलिए अगर डिफरेंट एनर्जी चाहिए तो उनके लिए एक्टिवेशन एनर्जी वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। और अगर एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो डिफरेंट है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी यहाँ पे, डिफरेंट। सो फॉर डिफरेंट स्पीसीज नंबर ऑफ बॉन्ड्स एंड बॉन्ड एनर्जी आर डिफरेंट। सो ये इज़ ऑल्सो डिफरेंट, और जब ये बदल जाती है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक। नेक्स्ट आता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये शुरुआत में ही पढ़ाया जा चुका है कि जो रेट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है कंसंट्रेशन की। नेक्स्ट आता है प्रेशर का इफेक्ट सॉलिड और लिक्विड पर नहीं आता, लेकिन गैसियस रिएक्टेंट के लिए प्रेशर का इफेक्ट आता है। वहाँ कैसे आता है, जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो रेट बढ़ जाती है प्रेशर बढ़ाने पर। क्यों, क्योंकि इफेक्टिव नंबर ऑफ कॉलिजन यहाँ पे हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो गैसियस मॉलिक्यूल है इनके लिए प्रेशर बढ़ाने पर जो रेट है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ।
नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट बढ़ती है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी मॉलिक्यूल्स की, तो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स हैं जो बढ़ जाएंगे, और अगर एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं तो रिएक्शन की रेट क्या हो जाती है, इंक्रीज़। ठीक है। नेक्स्ट आता है रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बीच जो रिलेशन होता है वो ये होता है कि हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रिएक्शन का रेट होता है वो 2 या 3 टाइम्स बढ़ जाता है, 2 या 3 के फैक्टर से बढ़ जाता है। इसको हम टेम्परेचर कोफिशिएंट से बताते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर। रेट कांस्टेंट का 2 डिफरेंट टेम्परेचर पे रेशियो होता है जो कि एक दूसरे से 10 डिग्री सेल्सियस में डिफरेंस में रहते हैं। ठीक है। तो इसको अगर मैं इक्वेशन की फॉर्म में या फार्मूले की फॉर्म में बोलूँ तो म्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, म्यू क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है के T+10, मतलब T+10 पर कोफिशिएंट डिवाइड बाय T डिग्री सेल्सियस पे कोफिशिएंट, इन दोनों का रेशियो, और ये जनरली कितना होता है 2:3। ठीक है। अब मैं इसको अगर के को आर की टर्म्स में लिखूँ तो R2/R1 इक्वल्स टू हो जाएगा K2/K1 इक्वल्स टू म्यू की पावर डेल्टा T/10। तो इससे हम म्यू की वैल्यू निकालेंगे इन दोनों चीज़ों से। ठीक। इफ़ टेम्परेचर नॉट स्पेसिफाइड, अगर टेम्परेचर स्पेसिफाइड नहीं है तो हम रूम टेम्परेचर मानते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास ऑरेनियस इक्वेशन। ऑरेनियस इक्वेशन जो होती है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट और टेम्परेचर रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में क्या होता है, रिलेशन। तो वो जो रिलेशन है वो है k इक्वल्स टू ए की पावर माइनस EA/RT। यहाँ पे k जो है रेट कांस्टेंट को बताता है, a इसका नाम होता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, E एक्टिवेशन एनर्जी, T टेम्परेचर को बताता है, और R यहाँ पे क्या बता रहा है अपने को, गैस कांस्टेंट। और ये पूरी इक्वेशन, इसको मैंने 1 नंबर दिया हुआ है, ये हमें बताती है किसको, ऑरेनियस इक्वेशन को। ठीक है। तो ये इक्वेशन किसके लिए है, ये सारे ऑर्डर की रिएक्शन के लिए वैलिड होती है, केवल 0th ऑर्डर और रेडियो एक्टिव डिके में इनको नहीं लगाया जा सकता। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे के बढ़ता है, और इसी तरीके से अगर टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते इन्फानाइट की तरफ चला जाता है तो के की वैल्यू किसके बराबर जो होती है, ए के बराबर। और ये पॉइंट बहुत बार हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट आता है, अगर मैं इक्वेशन 1 का ln ले लूँ दोनों तरफ और इसको लॉग में कन्वर्ट कर दूँ तो इक्वेशन बन जाएगी 2.303 लॉग के इक्वल्स टू 2.303 लॉग ए माइनस E/RT। इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो ये इक्वेशन आ जाती है अपने पास, और ये इक्वेशन अपने को याद करनी है। क्यों? क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन अपने को देखने को मिलते हैं। ठीक है। अगर लॉग के और 1/t के बीच में ग्राफ बनाऊँ तो ग्राफ एक सीधी रेखा आएगी, स्ट्रेट लाइन, जिसका स्लोप होगा -EA/2.303R। ये एक टेम्परेचर के लिए, अलग अलग टेम्परेचर के लिए भी इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है। तो इस इक्वेशन को अलग अलग टेम्परेचर के लिए अगर लिखूँ तो वो आ जाएगा log K2/K1 इक्वल्स टू EA/2.303R 1/T1 माइनस 1/T2। और इस पे डायरेक्ट फार्मूला बेस, इस फार्मूले पे बेस क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो ये इक्वेशन अपने को याद करनी है। इसका डिफरेंशियल फॉर्म ये बहुत बार पूछा हुआ है, d/dt ln k EA/RT²। तो इस इक्वेशन पे थोड़े से क्वेश्चन करके देख लेते हैं हम। क्वेश्चन हमें दे रखा है ln k इक्वल्स टू, क्या दे रखा है, ln k इक्वल्स टू 10 माइनस 2000/t, और हमसे पूछा है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और ए की वैल्यू। तो इस इक्वेशन को हम log k इक्वल्स टू log a माइनस EA/2.303RT से कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी 10⁻10, ये तो आ गया। और दूसरा EA आ जाएगा यहाँ पे, EA इक्वल्स टू 2000 इंटू 2.303 इंटू R। तो EA की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 4606R। R की वैल्यू रख देंगे और ये अपने को निकाल लें। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इज़ कैरिड आउट एट 500 केल्विन। 500 केल्विन पर एक रिएक्शन हो रही है, और सेम रिएक्शन इज़ कैरिड आउट एट 400 केल्विन। तो यही रिएक्शन 400 केल्विन पर भी हो रही है और कैटलिस्ट भी सेम है और रेट कांस्टेंट भी सेम है। ये अपने पास क्वेश्चन करने का तरीका है। इफ़ कैटलिस्ट डिक्रीज द पोटेंशियल बैरियर बाय 20 किलो जूल, मतलब जो पोटेंशियल बैरियर है वो 20 किलो जूल से कम हो गया है, तो हमें ये पूछा है रिएक्शन का। कैसे? के इसमें सेम है तो के इक्वल्स टू ए की पावर माइनस EA/RT1 इक्वल्स टू ए की पावर माइनस EA/RT2, ये लगा दूंगा। ठीक है। यहाँ से ए कैंसिल हो गया इन दोनों से, ए कैंसिल हो गया, क्या बचा, EA/R भी कैंसिल हो गया,
500 इक्वल्स टू ई, जो दूसरा प्रोडक्ट है उसको सी मान लेते हो तो EC/400, तो यहाँ से EA माइनस EC की वैल्यू 20, ये हमें दे रखी है, 20 किलो जूल कम हो गई। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो यहाँ से जो EC है वो निकल के आएगा 100 किलो जूल। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आता है अपने पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, इसमें क्या होता है, हमें कुछ रिएक्शन दे रखी होती है और उस रिएक्शन का हमें ग्राफ पहचानना होता है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में तो सिंपल सा बात है, एक ही स्टेप है, इसलिए एक ही ट्रांजिशन स्टेट और एक ही पोटेंशियल बैरियर बनेगा यहाँ पे। वरना हमें ये चीज़ याद रखनी है इसके अंदर क्या, कि जो नंबर ऑफ़ ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट मतलब जहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, नंबर ऑफ़ ट्रांजिशन स्टेट वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ़ स्टेप्स इन मैकेनिज्म, और नंबर ऑफ़ ट्रांजिशन स्टेट -1 वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ़ इंटरमीडिएट के बराबर। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्री रिएक्शन है तो उसमें तो एक ही स्टेप होती है, तो उसका तो कोई ज़्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं आती। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए देखते हैं कैसे। सपोज़ हमें ये रिएक्शन दे रखी है और बता रखा है डेल्टा H लेस देन 0 है, डेल्टा H लेस देन 0 है, तो जो प्रोडक्ट साइड है वो नीचे की तरफ आएगा और रिएक्टेंट साइड ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे देखो 2A से A2 बन रहा है और A2 से B बन रहा है और बता रखा है ये स्लो स्टेप है, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ ट्रांजिशन स्टेट किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ़ स्टेप्स इन मैकेनिज्म, मैकेनिज्म में कितने स्टेप है, 2, तो ट्रांजिशन स्टेट कितनी बनेगी यहाँ पे, 2, ठीक है। एक ट्रांजिशन स्टेट ये, दूसरी ट्रांजिशन स्टेट ये, और ये ट्रांजिशन स्टेट से एक कम क्या होता है, इंटरमीडिएट। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो A2 है वो इंटरमीडिएट जैसा काम कर रहा है, तो यहाँ पे A2 बन जाएगा, ये A बनेगा, ये B बनेगा। इस तरीके से हम मैकेनिज्म दे रखा हो तो ग्राफ को पहचान सकते हैं और ग्राफ को बना भी सकते हैं। इस ग्राफ में जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है वो हाईएस्ट पीक बनाता है, और एनर्जी डायग्राम में जो मैक्सिमम होता है वो तो ट्रांजिशन स्टेट बनाता है, और जो मिनिमम होता है वो इंटरमीडिएट को बताता है, मिनिमा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 2A + B से C बना रहा है, डेल्टा H लेस देन 0 है, डेल्टा H लेस देन 0, तो ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट से क्या रहेगा, ऊपर की तरफ। 3 स्टेप हैं तो 3 ही इसमें ट्रांजिशन स्टेट आएगी, और ट्रांजिशन स्टेट से एक कम क्या बनता है यहाँ पे, इंटरमीडिएट। तो ये इंटरमीडिएट है A2 and A2B, तो A2 and A2B यहाँ पे इंटरमीडिएट बन रहा है। तो इस तरीके से हम जो हमें रिएक्शन की मैकेनिज्म दे रखी है उससे हम ये ग्राफ यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ग्राफ को बना सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ ही जो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है वो आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू।